कहा है कि हुकूमत अवाम को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कहा है कि मौशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों और इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? देखिए जी, अभी तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास है वहाँ पे सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि जंगें जो हैं वो दुनिया में फैल रही हैं, अफरा तफरी फैल रही है, केओस फैल रहा है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों पे अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुका है। वहाँ पे ज़ाहिर तकारीर होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि इस दौरान जो है वो लिबनान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग है। अच्छा, अब ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है, लेकिन वहाँ से उन्होंने अटैक्स किए हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसराइल ने जवाब में आज सुबह से झड़पें, उधर से लेबनान जो है उनकी फोर्सेस काफ़ी जगहों पे अटैक हुआ है, और ख़ास तौर पे हैफ़ा के नज़दीक जो अटैक हुआ है। हैफ़ा जो है वो लेबनान के बॉर्डर से जो है वो सिर्फ कोई 80 माइल्स के फासले पे है। और अगर आपने बैरूत जाना हो, ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी के ऊपर एक, और ये वही शहर है जिसके बारे में एक दफ़ा मैंने कहा था कि यहाँ पे बहाई फिर जो मसलक है उनके लिए मुक़द्दस तरीन जगह जो है। तो बहरहाल वहाँ पे भी उसके बहुत करीब बॉम्बिंग हुई है मेडिटेरियन सी पे, और ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी की जो बंदरगाहें हैं, जिसमें गज़ा भी है, जिसमें हैफ़ा भी है, फिर इसमें बैरूत भी है, फिर इसमें मिस्र, मतलब ये सारा जो मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शदीद झगड़े जारी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि मैं इससे पहले कि ये बात हम करें आगे, क्योंकि वहाँ पे क्वाड का इजलास हुआ है, और क्वाड का इजलास बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि ये प्रेसिडेंट बाइडन की जो सदारत है उसका ये आखिरी, बतौर सदर उनका आखिरी जो है वो उन्होंने मेज़बानी की क्वाड के इजलास की, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, और उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ थे, और किशिदा जापान के थे। ये सारी शख्सियात थीं, और उसमें अलामिया जारी हुआ, और उसमें लेकिन इस तरफ से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्वाड की, उसमें जो जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मौजूद थे, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जो अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर वो मौजूद थे। लेकिन जो अमेरिका की साइड थी, उस साइड से प्रेसिडेंट बाइडन थे जी, और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी कि या फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके, ठीक है, एंथनी ब्लिंकन, और जाहिर है कि जो इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर वो भी थे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिनके मुकाबले की शख्सियत वहाँ पे मौजूद नहीं थी सामने, और वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान। उस मीटिंग में थे, लेकिन इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो उस मुलाकात में नहीं थे, यानी अजीत डोवाल नहीं थे। अब अगर अजीत डोवाल नहीं थे तो फिर जो है वो उधर, ये मैं उसकी बायलैटरल मुलाकात की बात कर रहा हूँ। एक तो समिट हुई ना, कुछ चारों रहनुमाओं की हुई, जो बायलैटरल मुलाकात हुई उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, लेकिन अजीत डोवाल नहीं थे, क्योंकि अजीत डोवाल जो हैं उनके बारे में ये तासुर है। हालांकि इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो जो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मसरूफ़ है, लेकिन तासुर यही है कि वाइट हाउस की तरफ से उनको इन्वाइटिंग किया गया, क्योंकि उनके समन्स जो है वो निकले हुए हैं, वो जो सिख रहनुमा पन्नू उनके कत्ल की साजिश में, तो उसकी वजह से वो उस मुलाकात में ही नहीं थे, जबकि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान थे, तो भाई वो भी ना होते, फिर दोनों तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते वो ना होते। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल से उसमें, और दूसरी बात यह कि चाइना का जिक्र किसी ने भी नहीं किया, चाइना का जिक्र आया ही नहीं, और माइक खुला रह गया बीच में प्रेसिडेंट बाइडन का। तो वहाँ उनके जुमले जो थे, उन्होंने कहा कि चाइना जो है भाई बड़ा अग्रेसिव आगे कर रहा है, और ये शी जिनपिंग को अपने दाखिली मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अब माइक जान के खुला था, क्या 12 रोज़ जुमला उनका चला गया आगे, और वो हर जगह मीडिया में चला गया, लेकिन अलामिया में चाइना का जिक्र नहीं। और मैरी टाइम के हवाले से जो लॉज हैं और बाकी इश्यूज जो हैं, इकॉनमी और ये वो सारे। अच्छा, इसमें जो अब यह है कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर होंगी, यहाँ पे पीछे जंग जारी है, ज़ेलेंस्की जाके मज़ीद कहेंगे हमें मदद करो, रूस के अंदर जो है वो असला चलाने की इजाज़त दो, ये सारी।
कल मैंने एक बात प्रोग्राम में की थी, मैं उसको थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी वजाहत करके मैं आगे निकलता हूँ उस गुफ्तगू की। और मैंने ये बात की थी कि जो मणिपुर और मिज़ोरम में हैं वहाँ पे जो यहूदियों का एक गुमशुदा कबीला वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये बात ज़हन में रखें कि अबुल अंबिया, हम मुसलमान जो हैं वो अबुल अंबिया कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र जो है वो इस्माईल के नाम से मौजूद है, जो क्रिश्चियंस या ज्यूज ये उनका ज़िक्र करते हैं। और वो जो हैं हज़रत हाजरा से, जिनको हजार के नाम से ये नाम वहाँ पे बाइबल में और उस तरफ कोट होता है। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दूसरे साहबजादे, जो कि हज़रत सारा जो है, आप देखें कि बड़ा कॉमन नाम है जो आपको मिलता है वेस्ट में या क्रिश्चियंस में, सारा। तो हज़रत सारा से हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल से, हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ मक्का में आ गए अपनी वालदा के साथ, यहाँ खाना काबा की तामीर हुई, यहाँ फिर उनके ही फिर आगे कबाइल बढ़े और उसमें जो है फिर यहाँ से कुरैश और यहाँ से अरब और इस्लाम यहाँ से आया। और दूसरी तरफ जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे वो वहीं पे रहे और उसके बाद वहाँ पर उनके जो है वो आगे नस्ल जो है वो बढ़ी और उन्होंने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी शादी अपने ख़ानदान में ही हज़रत रबीका के नाम जो थी उनकी एक करीबी रिश्तेदार, उनसे हुई। और ये जो नाम है, अब आप ये देखें कि ये बड़े कॉमन नाम हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को वो आइज़क कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उनके यहाँ दो जुड़वां बेटे पैदा हुए, एक का नाम था ईसू और एक का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको जैकब कहते हैं। तो जैकब भी नाम आप देखें कितना कॉमन है वहाँ पे। तो जैकब जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही फिर इसराइल कहा जाता है। इसराइल का जो नाम है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। और उनके जो 12 बेटे आगे पैदा हुए, उन 12 बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल कहलाती है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल भी था, ठीक है। उनके और हज़रत ईसू जो उनके जुड़वां भाई थे, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, फिर वो सुलह हो गई। लेकिन वो एक सान भी सही इशू ये है कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के को इसराइल कहा गया और उनके जो 12 बेटे हैं, उन 12 बेटों से आगे जो है वो उनके 12 बेटों से को जो नस्ल आगे चली वो बनी इसराइल कहलाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो 12 बेटे हैं उनके, अगर हम यहाँ पे उनको सिर्फ और उनके हवाले से बात करें तो उनका जो इब्रानी जो उनके बारे में जो बात होती है तो उसमें उनके 12 बेटों में से एक तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, वो हम सब जानते हैं, और वो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो पैगम्बरी भी दी और बादशाहत भी दी और बड़ा नाम। और ये वही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं जिनके आगे 12 बेटों ने फिर एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में जाके ग़ुलाम बना के भेज दिया था। तो ये वो 12 बेटों में से एक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 12 इनके यानी अहदनामाए ओल्ड टेस्टामेंट, अहदनामाए कदीम, तौरात या तोरम, तो वहाँ पर जो है वो इन 12 बेटों की हैसियत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में है। अच्छा, हम उस बहस में नहीं जाएंगे कि वो कहते हैं कि जी वो मामूजात बहनें थीं जिनसे शादी हुई। ये मैं जो बात कर रहा हूँ इब्रानी, ये मैं बात कर रहा हूँ जो ज्यूस कहते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट और उसके साथ ही फिर जो बाइबल में मैं वो कोट कर रहा हूँ यहाँ पे।
हम मुसलमान जो हैं वो हमारे नज़दीक तो ईमान का हिस्सा है, तमाम अंबिया पे ईमान लाना। लेकिन वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि फिर उनके यहाँ फिर जो 12 बेटे हैं वो 12 बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनकी हैसियत सिर्फ जो है वो एक शख्स की नहीं है, बल्कि और वो ये इस बात पे भी नहीं कहते कि जी वो फ़रोख्त कर दिया गया था और ये सारी बात, वो सबको एक इक्वल दर्जा देते हैं। यानी हम जैसे बात करते हैं ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया, वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बल्कि वो ये 12 के 12 जो हैं इनको बड़ी अहमियत देते हैं। ये इनकी एक रूहानी अहमियत भी है उनके 12 बेटों की। हम तो कहते हैं ना कि भाई उन्होंने, भाइयों ने जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया था मिस्र में, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि 12 के 12 जो हैं ये बड़े उनके लिए अहम है। और इन 12 की हैसियत एक रूहानी भी है, एक मजहबी भी है, और इस कदर उनकी अहम हैसियत है कि उनके नाम से फिर 12 महीने भी हैं उनके, जो इसराइल जो यहूदियों के जो कैलेंडर है उनके जो 12 महीने हैं, वो 12 महीने उन 12 बेटों के नाम से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम से ये, और फिर ये जो उनकी ये जो ये कैंसर और जेमिनाई और टॉरस और एरीज, ये भी उनके 12 बेटों से लिंक्ड है। उनके एक बेटे का नाम था दान, एक के बेटे का नाम था गाद, एक के बेटे का नाम था जोसेफ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं, ठीक है ना। एक बेंजामिन, ये देखें ना, बेंजामिन नेतन्याहू, जो बनियामीन कहते हैं हम, हज़रत बनियामीन। तो उसके बाद जो है वो जुडा पे नफ्ताली, तो उनके साथ ये लिंक करते हैं ये 12 जो कि ज़ोडियक साइंस हैं, जिसको बुर्ज कहते हैं, उर्दू में बुर्ज कहते हैं, जो भी जिस नाम से भी पुकारते हैं। और उसमें फिर शिमोन हैं, फिर रोबेन हैं, फिर लेवी, ये उनके 12 बेटे हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इल्म नजूम में यानी ये यहाँ पे उनको लिंक करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं जी। उन्होंने जो अपने गले में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, तो वो अपने गले में एक नेकलेस या एक हार पहनते थे जिस पे 12 पत्थर थे, और उनमें से हर पत्थर, कीमती पत्थर जो है वो एक बेटे के साथ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ लिंक था। यानी 12 जो कीमती पत्थर हैं दुनिया के, उन 12 कीमती पत्थरों को भी वो एक एक जो बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। और वही कहते हैं कि एक बेटे से एक पत्थर है, दूसरा जो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये 12 बेटे जो हैं, यहां पर अगर रोकें अच्छा, अब उसमें इसी तरह से हर बेटा जो है उसको फिर वो एक खसूसियत है उसकी, यानी कोई इंटेलेक्ट है जी, किसी के पास स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट है, किसी के पास जो है कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल, किसी के पास जो है वो नॉलेज और ट्रुथ है, किसी के पास जो है वो ग्रोथ है। मतलब 12 जो बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनके दरमियान जो है वो आप ये देखें कि यानी उनकी जो हैसियत है जो इब्रानी मज़हब या यहूदियत में, वो 12 बेटों की बहुत ज़्यादा है, और वहीं से फिर पूरी बनी इसराइल है। अब ये होता है कि जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वहाँ ले गए, तो इसको वो ज़रा फिर डाउन प्ले करते हैं इस किस्से को, क्योंकि वो बाकी लोगों की, बाकी भाइयों की भी उतनी ही हैसियत है उनके यहाँ जितनी के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो फिर उनके भाई जो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो हमें पता है कि उनकी याद में रो रो के उनकी तो उनकी बिनाई भी मुतासर हो गई थी। और वो तो जब कहत पड़ा मिस्र में, उस इलाके में फ़लस्तीन के, तो मिस्र की तरफ आ गए उनके भाई, वो भाई जिन्होंने कुएं में डाल दिया था और फेंका था, और वहाँ से काफ़िला निकाल के ले गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने मिस्र में बड़ी इज़्ज़त दी, ठीक है। वो जुलेखा वाला वाक़या और उसके सारे के बाद जो है बड़ी इज़्ज़त मिली उनको वहाँ पे जो मिस्र के अंदर। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब इनके भाई वहाँ से आ गए, ये ढूंढते ढूंढते कहत पड़ गया उस पूरे इलाके में जो फ़लस्तीनी इलाके थे, तो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए, तो ये पता चला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी पावरफुल पोजीशन में। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि
ज़ाहिर है बाप बेटे की मुलाकात हुई, बाप तो रो रो के अपने बेटे की याद में जो है वो उनकी बिनाई मुतासिर हो गई थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और अपने वालिद को मिस्र बुला लिया। अब ये फ़लस्तीनी आ गए, यानी बनी इसराइल के लोग आ गए मिस्र में, और यहाँ से फिर मिस्र के लोगों के साथ बनी इसराइल की कशीदगी शुरू हुई, जो कि आगे जाके हमें तब नज़र आती है कुछ सदियों के बाद, जब फ़िरौन मिस्र का हुक्म देता है कि बनी इसराइल के लोग कत्ल कर दिए जाएं, जो बेटा पैदा हो बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल वहाँ से आए हैं, ये मिस्र है, और मिस्र में जो है वो यहाँ पे बड़े स्ट्रांग हो गए बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल तो आए ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, फिर बाकी भाई आए यहाँ पे आके, तो वो फिर फ़िरौन ने, वो आगे जाके किस्सा होता है काफ़ी देर के बाद, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं बनी इसराइल में कोई पैदा होगा तो मिस्री बनी इसराइल को बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर दे रहे हैं। एनीवे, अब ये होता है जी कि ये जब ये रुखसत हो जाते हैं दुनिया से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो 12 भाइयों की लड़ाई आपस में, 12 भाइयों का फड्डा, और 12 भाई जो हैं वो, मतलब उनके आगे कबीले आ गए ना, मतलब वो खुद तो नहीं है लेकिन उनके कबीलों में आगे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, उनकी नस्लों में आगे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और उसमें जो है वो मतलब ऐसे फिर वाक़यात हमें मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ का और बड़ी कशीदगी भी नज़र आती है उसमें। और आप ये देखें कि ये जो मतलब वो फिर इस तरह से होता है कि ये कहते हैं कि हमें कोई मतलब एक बादशाह मिल जाए, ये हमें बादशाह मिल जाए कोई, और ये बादशाह में ऐसा मिल जाए जो कि आके हमें किसी तरह से 12 कबीलों की किसी तरह से दोस्ती करवा दे, 12 के 12 आपस में लड़ रहे हैं एक ही इलाके में। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। वह जजेस होते थे, मैं बड़ी शॉर्ट बात कर रहा हूँ कि इसकी जो 3rd और 4th एंड ऑफ टाइम के एपिसोड है ना, 3rd 4th और 5th, उसमें ये स्कैटर्ड डिस्कशन है लेकिन तफसील से है। अच्छा, अब ये होता है जी कि वो जो ये आपस में फिर ये दुआ करते हैं कि हमें कोई बादशाह हमारे पास भेज दे जो कि आके हमें इकट्ठा करे। तो हज़रत सावल जो हैं वो पहले यहाँ पे बादशाह बनते हैं, बादशाह के तौर पे वो आते हैं यहाँ पे जो इसराइल के, और उसके बाद वो जब जाते हैं तो उनके बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको डेविड कहा जाता है, इंग्लिश में डेविड आप देखें ना कितना कॉमन लफ्ज़ है, तो डेविड जो है दाऊद अलैहिस्सलाम है। और फिर उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जैसे ही वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो जाहिर है कि अच्छा जो यहूदी हैं उनके नज़दीक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो ज़्यादा, हमारे नज़दीक तो हज़रत सारे ही पैगंबर वो, लेकिन वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को असल बादशाह करार देते हैं, और वो ये कहते हैं कि वही वापस आएंगे एक दिन। ठीक है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं जिन्होंने हैकल को तामीर किया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनका विसाल होता है तो उसके बाद फिर ये लड़ना शुरू हो जाते हैं 12 के 12, और उसमें ये होता है कि जो ये पूरा इलाका है, जो पूरी एक सल्तनत बनी हुई थी, जो कि बनाई थी, जो बन गई थी, जिनको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और उससे पहले हज़रत सावल ने, उन्होंने सब ने इकट्ठा करके एक बना दिया था, वो 2 में टूट जाती है। एक जो शुमाल है वो है किंगडम ऑफ इसराइल, और जो जनूब है वो है किंगडम ऑफ जुदा या यहूदा। यहूदा वो बेटा है जिनके नाम से यहूदी का लफ्ज़ निकला, यहूदी जो है वो लफ्ज़ वहां से निकलता है। तो 2 किंगडम्स आपको बनी हुई नजर आती हैं। एक किंगडम जो है वो नक्शे पे एक है किंगडम, यानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। किंगडम नॉर्थ में जो है वो ये अलॉटमेंट ऑफ लैंड इस तरह से हुए, लेकिन उसके बाद ये हज़रत योशा जो है उन्होंने तकसीम करके ये 12 भाइयों में, ये उससे पहले की बात है, किंगडम बनने से पहले ये हुआ था। ये जो मैप है ये उससे पहले का है, लेकिन जो बाद का मैप है उसमें हमें सिर्फ 2 बड़ी किंगडम्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, 2 हिस्सों में तकसीम हमें नज़र आ रहा है, और वो 2 हिस्से जो हैं वो एक शुमाल है और एक जो है वो
जनूबी है, ठीक है। और अगर 8 स्लाइड हम दिखा सकें तो उसमें हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा कि 2 रियासतें हैं शुमाल में। अच्छा, शुमाल में जो रियासत है वो जबरौम करके वहाँ पे एक बादशाह आ गया, जनूब में जो है वो रेबहौम करके आ गया, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। लेकिन यह है कि यहाँ यरूशलेम तामीर हो चुका था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। कहाँ पर? जनूब में। अच्छा, यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो शुमाल का था किंगडम थी वो थी इसराइल, एक थी किंगडम ऑफ जो है वो जो सदर्न किंगडम है वो जुदा की किंगडम है, जैसे हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप मैप में देखें तो जुदा, किंगडम ऑफ जुदा है, और शुमाल में जो है वो इसराइल है। तो जुदा और ऊपर जो शुमाल में है वहां पर सामरिया का शहर आबाद होता है और वो दारुल हुकूमत बनता है। और यहाँ पर यरूशलेम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये शहर यरूशलेम यहाँ बन चुका। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ अरसे के बाद ये होता है तो ये 2 किंगडम्स बन गई। अब जब किंगडम्स बनी तो 12 कबाइल थे ना, बेटे तो 12 थे, तो आगे उनके कबीले भी 12 थे। अच्छा, एक जो कबीला था लावी, उसको कोई जमीन कोई जगह नहीं मिली क्योंकि वो मजहबी काम करते थे, तो वो जो है वो आके आबाद हो गए जनूब में, यानी किंगडम ऑफ जुदा में। तो 2 भाइयों की नस्ल या 2 कबीले जनूब में आके आबाद हुए जो कि किंगडम ऑफ इसराइल, सॉरी किंगडम ऑफ जुदा। किंगडम ऑफ जुदा में 2 भाई और एक लावी, उनको वो भी भाई था, उनकी नस्ल भी थी, लेकिन ये कि वो उनको जमीन वगैरह नहीं मिली। तो ये 2 कौन? जो जोसेफ और बेंजामिन, जिनको बेंजामिन कहते हैं। देखिए, जो लफ्ज बेंजामिन इस्तेमाल होता है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन, ये बनियामीन है। तो बनियामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो आगे कबीला है, नस्ल है, वो आके आबाद होती है जनूब में, किंगडम ऑफ जुदा में। और जो 10 दूसरे भाई हैं, 12 है ना, तो 10 जो दूसरे हैं वो जो हैं वो शुमाल में रहते हैं, यानी जो किंगडम ऑफ इसराइल है वो। अच्छा, वो जो है वो अजीब मस्ती में, और उनको किसी तरह से भी बहुत अच्छे उसमें नहीं गिरदाना जाता कि वो ऐसे थे जो आपस में लड़ते रहते थे, खराबियां थी, ये थी वो था, जिसकी वजह से ये मैं आपको बता रहा हूं ईसाई, यानी उनके क्रिश्चियनिटी के हवाले से, क्योंकि जो एंड ऑफ टाइम जब बनी थी तो उसके अंदर उसका जितना भी ये सारे पैगंबर चूंकि बनी इसराइल में हैं, ठीक है, तो बनी इसराइल के पैगंबरों के सिलसिले में फिर मैंने उनसे रब्ता करके और सारी इसमें कि कोई बात इसमें ऊपर नीचे ना हो जाए, और अगर कोई डिफरेंट व्यू है तो वो भी उसमें बयान है। लेकिन मैं सिर्फ मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर ये हुआ कि अब एक ऊपर किंगडम है, एक नीचे किंगडम है, ठीक है। पहले ये हुआ कि जो आशोरी थे या सारियंस, उन्होंने आके तबाह किया जो किंगडम ऑफ इसराइल, ठीक है। और उसके बाद बाबिल से जो बाबिल सल्तनत थी, सल्तनत बाबिल ने आके तबाह किया जनूब, तो दोनों किंगडम्स तबाह हो गई। अब जो बाबिल वाला था, ठीक है, वो बाबिल से जो आया था वो अपने साथ ये जो यहां पे 2 कबीले आबाद थे जनूब में, इनको यहां से गुलाम बना के ले गया। लेकिन जो ऊपर जो आशोरियों ने आके 10 कबाइल को या 10 बेटियों की जो नस्लें थी वो कहां गए? वो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल हैं, वो इसराइल के गुमशुदा कबीले हैं, उनकी जो नस्लें हैं, ठीक है। अब उनमें से जो है वो एक थ्योरी यहां तक आती है जो बड़ी जिस पे बड़ा डिस्प्यूट होता है, वो यहां तक कहते हैं कि जी ये जो यूरोप है, यहां पे जाके कुछ भाई जो हैं उनके ख़ानदान यहाँ जाके आबाद हुए, और इसीलिए कई जगह यूरोप की, और फिर उसके बाद वो बहरा ओकेनूस अगर आप जाएं तो मतलब एक है कि अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके आगे जो है वो चलता रहेगा। तो इसकी बड़ी इसके ऊपर तहकीक हुई लॉस्ट ट्राइब्स के ऊपर। और आप अगर सिर्फ ये देख लें कि जी हमें फिर तकरीबन सारे
जो बनी इसराइल में जो पैगंबर हैं तो उनका हमें कुरान शरीफ में जिक्र में मिलता है, कम से कम 25 का नाम तो है, ठीक है। और हमारा तो तमाम अंबिया पे ईमान लाना 1,24,000। तो अब जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो इब्राहिम कहते हैं, इब्राहिम एकॉर्ड्स हैं जिनके नाम से। हज़रत इस्माइल को जो है वो इस्माइल के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। और हज़रत इसहाक को आइज़क, हज़रत याकूब को जैकब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ। अच्छा, फिर उसके बाद जॉब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस, एरॉन या हारून अलैहिस्सलाम को, डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम को, सोलोमन, ठीक है। और उसके बाद अलीशा, और उसके बाद फिर ये बाकी नीचे हज़रत याहिया को जॉन द बैप्टिस्ट, और हज़रत ईसा को जीसस। अच्छा, तो ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये अब उनके यहाँ ये जो 10 कबीले हैं, ये कबीलों में से कुछ एथोपिया चले गए, कुछ जो है वो चले गए जनूबी अफ्रीका, कुछ अमेरिका चले गए। और उनमें से फिर ये हुआ कि एक जो बनी मनीषा या मनीषा, वो जो है वो आके मिजोरम और मणिपुर में आके सेटल हो गया। और 2005 में, क्योंकि इन्होंने जब यहाँ से बेता इसराइल जो कि जनूबी अफ्रीका के अंदर लोग क्लेम कर रहे थे कि एक गुमशुदा कबीले से हम भी हैं, क्योंकि वो सदियों से वो कोशर जो होता है कि जिसको यानी उनका जो तरीका है वो भी जो है वो यानी कोशर, मैं तफसील से नहीं जाना चाह रहा, उस तरीके से जो गोश्त खाते हैं जिस तरह होती है, तो वो कबीला भी सदियों से वही कवानीन प्रैक्टिस कर रहा था, जो कवानीन जो हैं वो हज़रत यानी अब समझ लें कि जो यहूदियों के थे सारे। तो उन्होंने क्लेम किया कि हम भी गुमशुदा का, उनका भी डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट करने के बाद जब इसराइल ने कहा कि ये जो है यहाँ पे वाकई ये जो ये लोग हैं, ये यहाँ की गुमशुदा लॉस्ट ट्राइब्स में से जो 10 लॉस्ट ट्राइब्स निकल गए थे उनमें से एक हैं, उनको फिर वापस लाया गया इसराइल, ठीक है। क्योंकि उनका कहना यह है कि ये सब जब एक मकसद के लिए इकट्ठे होंगे तो वो मकसद जब मुकम्मल होगा, वो चाहे आए या अपनी जगहों पे रहें, वो मकसद जब मुकम्मल होगा तो उस वक्त फिर बादशाह का नज़ूल होगा और थर्ड टेंपल बनेगा। वो थर्ड टेंपल जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था, लेकिन वो रोमन्स कौन थे? वो तो यहूदी थे, क्योंकि जो मतलब रोमन्स जो थे, अब रोमन्स तो यहूदी, मतलब ये भी एक रौला है ना कि रोमन्स ने आके जो दूसरा टेंपल है वो तो रोमन्स ने गिराया था, तो जो दूसरा टेंपल है वो रोमन्स ने गिराया था, तो रोमन्स तो ज्यूज थे या रोमन्स क्योंकि उसके बाद देखिए ना, बात यह है कि 70 बाद मसीह में रोमन्स आए, और रोमन्स ने आके जो है, उस वक्त तो ईसाईयत क्रिश्चियनिटी नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन ले गया था सलीब तक? तो वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वहाँ तो ज्यूज थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी क्या फ़लस्तीनी तो थे, बस ये भी एक डिस्प्यूट है, फ़लस्तीनी थे, ज्यू थे क्या, और ये आज तक ये इशू चल रहा है। ये भी अपनी जगह एक बड़ी बात है, लेकिन वो मतलब ज्यू और फ़लस्तीनी रेफ्यूजी, तो इसके ऊपर एक बहस है जो आज तक चल रही है, और मैं उसके ऊपर आपको सिर्फ ये बताऊं कि वो इस कदर बहस कभी कभी वो बढ़ जाती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि जो बड़े आलमी जरीदे हैं, जब वक्त जाने से पहले दिखा दूँ कि जैसे वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ अर्से पहले ये लिखा कि भाई इस दफ़ा जो है ना ये बहस मत छेड़ना कि हज़रत जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो फ़लस्तीनी थे और ज्यू थे। तो वो वाशिंगटन पोस्ट अगर हम दिखाएं थोड़ी देर में, ठीक है, दिस इज लेट्स नॉट ट्राई टू प्रिटेंड जीसस और पैलेस्टीनियन जरूर, क्योंकि वो एक इशू बहुत बड़ा वहाँ पे है कि वो फ़लस्तीनी थे और वो यहूदी थे, क्योंकि ईसाईयत तो बाद में आई है। उन्होंने तो ईसाईयत तो बाद में उनके जो हवारी थे उनकी तरफ से, ये हवारी का लफ्ज़ हमारे यहाँ ख़राब इस्तेमाल होता है लेकिन बड़ा एक मुकद्दस उसमें है, तो उनके जो साथी थे उनकी तरफ से ईसाईयत आई, वो तो खुद ज्यू थे, और उन्होंने बाद में अंजील को तरतीब दिया, और जो ज़ाहिर है खुद भी वो मानते हैं। तो इशू ये सारा
कि ये जो मैं बात कह रहा हूं ना कि इसकी जो कल मैंने कॉम्प्लेक्स चीज बताई थी कि वो वहां पे मणिपुर में और मिजोरम में जो कत्लेआम हो रहा है जिन लोगों का, वो जिनका कत्लेआम हो रहा है वो उनके लॉस्ट ट्राइब है। अब वक्फा नहीं, उसके बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका ये खिताब? तो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारे खिताब हैं और तकारीर। असल जो बात है वो ये है कि मुलाकातें किससे होती हैं और मैसेज क्या जाता है आगे। ये देखें, ये मैं हमेशा, जब ये यूक्रेन की भी जंग शुरू हुई थी तो मैं उसमें बहुत शुरू में ये बात मैंने की थी कि इसमें इसका भी एक रिलीजियस पहलू है, और वो रिलीजियस पहलू जो है वो ये है कि इसको जो द ग्रेट शिज़म के साथ हम जब ये रोमन कैथोलिक और ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ये दो हिस्सों में तकसीम हुए थे और फिर उसके बाद वो इधर आ गए थे, और रशिया जो है वो उसमें पितराया हैं और वहाँ पे जो है पोप हैं, वो पोप और पितराया। ये शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था कि इसके मजहबी रंग बिल्कुल है इसके पीछे, और तमाम जो मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं उस सदियों से जो एक चला जा आ रहा है और हज़ारों सालों से, वो इसमें एक रंग आपको नज़र आता है। जो मैंने बात कल की बीजेपी की, तो बीजेपी भी जो है उसको मैंने बात की कि वो चूँकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, वो भी अपने मज़हब की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कलर आपको मज़ाहिब का नज़र आता है, उसमें एक वो सेकुलर रंग है कि भाई सबको होना चाहिए, लेकिन एक मजहबी रियासतें हैं मजहबी ना, मतलब उनको आप उनके नुक्ता नज़र से देखें तो वो अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि भाई ये हमारी हिंदू रियासत है, लेकिन उसमें फिर फॉल्ट लाइन्स हैं वो बड़ी हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, मुसलमानों की भी है और फिर क्रिश्चियंस, और ये चूँकि वेस्ट के साथ सारा सिलसिला वहाँ का बनता है तो वहाँ पर एक इशू खड़ा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जिसके नतीजे में कभी एक ये इशू खड़ा होता है कि जी आप ये देखें ना कि जैसे ये कुकी लैंड वाला मामला था, तो उसके अंदर ये हुआ कि वो उधर से वाइट मैन आके यहाँ पर आना चाह रहा है, और पिछले 24 घंटों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला दी कि जी 900 कुकी मिलिटेंट जो हैं वो दाखिल हो गए म्यांमार से। अब वो कितनी खसाई है, कितनी खबर है, लेकिन 900 बहुत है, पोरस बॉर्डर है, और एक जाहिर है कि हज़ारों साल की हिस्ट्री है ना, उसको आप तब्दील कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, पोरस बॉर्डर्स है, हमारे बॉर्डर्स पे कितने इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो इशू ये है सारा कि वो अपने नुकते से, मतलब हम तुम्हारा काम है इसको पॉइंट आउट करना कि एक ये कलर भी है, एक कबाइल का कलर है, लेकिन एक मजहब का कलर भी है इसमें यहाँ पे। और देखिए ना, जब उन्होंने क्रिश्चियन, वो भी तो क्रिश्चियन लैंड वाली बात हो रही है ना, वाइट लैंड कौन सा, क्रिश्चियन लैंड, वो मितीज हैं या कुकीज़ हैं, या उसमें हम तो सिर्फ इस तरह ले रहे हैं ना कि वो क्रिश्चियंस और जो हैं वो हिंदू जो मजहब को मानने वाले उनकी लड़ाई, लेकिन ज्यूज़ बीच में उसको मिस ना करें, और वो ज्यूज़ हैं जो बीच में पिस के कह रहे हैं कि हमारे साथ जाते हुए वो जो है वो क्रिश्चियंस के साथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें चीज़। अच्छा, जिसने इसकी डिटेल लेनी हो ना, इस वेबसाइट पे चला जाए, शवेली इसराइल, ये 2002 में बनी थी इन कबाइल के लिए कि दुनिया भर में जितने कबाइल हैं, 4 स्लाइड हम दिखा सकें, जितने कबाइल हैं उन कबाइल को लाने के लिए, वापस लाने के लिए ये जो है ये एक वेबसाइट और एक तंजीम बनी हुई थी जो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही है। तो ये जो है ये बनी मनासी के लिए कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए ये वेबसाइट जो है ये काम करती है, ठीक है। 2 इनके मणिपुर में और मिज़ोरम में 2 सेंटर्स हैं, वहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसे इशू है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस वाइडर रेंज में, कि अगर आप की बात हो रही है यानी नेतन्याहू से, तो ये जहन में रखें कि नेतन्याहू के साथ जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं, तो एक डायकोटमी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा अपना जो ख्याल है, क्वाड की मीटिंग होनी थी, क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा रहेगा, किस शक्ल में होगा, कैसे होगा, लेकिन असल बात है पड़ोसी, कि आपका पड़ोस कैसा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ज़्यादा अच्छा होता कि मतलब ये मीटिंग भी अपनी जगह है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एलामिया आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि हम तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, हमारा काम तो हम तो एक तजज़िया दे सकते हैं ना कि अच्छा होता।
अच्छा होता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो जाती, अच्छा होता, तलखियाँ कम हो जाती, बॉर्डर्स के ऊपर से मामलात की बात आगे बढ़ती। मेरा ख्याल है कि दो गलतियाँ हम मैंने वही बात की ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे चीज़ गलत होती है तो हम कहते हैं कि अब कह रहे हैं असरअंदाज होनी शुरू होती है, हो गई हम कहते हैं ना, तो यहाँ भी तनकीद करते हैं। इशू ये है कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं उनसे मुलाकात एक तो नहीं हो रही और नहीं की, और शायद उसको करना चाहिए था, शायद दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हो जाए। लेकिन दूसरी जो बात है वो मुनासिब और नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि हमने प्रेसिडेंट बाइडन से बांग्लादेश को डिस्कस किया है और बाकी जो, तो अब मसला ये है कि ये प्रेसिडेंट बाइडन से इसको डिस्कस किया, इसको देखें ना, ये 19 जो है बांग्लादेश फिगर्ड इन डिस्कशंस ड्यूरिंग क्वाड समिट। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि अगर हुआ भी था तो शायद इसको वो पब्लिक में, मतलब इसको कुछ बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके नतीजे में जो बांग्लादेश है वहाँ पर ये मज़ीद रिजेंटमेंट पैदा हुई कि अच्छा हम डिस्कस हुए, तो वहाँ के मीडिया ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट बाइडन क्या करेंगे बांग्लादेश के अंदर? तो प्रेसिडेंट बाइडन अब वो 2 महीने बाद इलेक्शन है, ठीक है ना, तो मतलब उनसे, और इसको कहने की क्या ज़रूरत है कि आपने डिस्कस, बहुत से मामला, ठीक है ना, बहुत से मामला आप करते हैं लेकिन आप कभी कहते नहीं हैं। हमने बाइडन से कहा कि बांग्लादेश के अंदर हालात हैं। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी जो बात है वो ये, मेरे नज़दीक ये देखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इन सारी मुलाकातों में, क्या डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं उनकी और बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होती है? नहीं। लेकिन टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात, बाकी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात, लेकिन ये जो एक नया बांग्लादेश के अंदर सिनेरियो बना है, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात नहीं होती और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाती है, ठीक है ना, तो ये जो है, और साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ब्रिक्स की बात हुई, और ज़ाहिर है ब्रिक्स के अंदर अब इंडिया कैसे होगा, क्या इश्यूज उठेंगे, क्या, तो असल बात जो है वो ये है कि सुकून हो ना उस पड़ोस में, मतलब है कि वो, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है ना कि बाइडन से बात की बांग्लादेश की, तो भाई वो डॉक्टर यूनुस वहाँ घूमते फिर रहे हैं, वो उनकी मुलाकातें हो रही हैं सबसे, ये मेरे ख्याल से ज़रूरत इसकी नहीं थी, क्योंकि उसके नतीजे में, और देखें वो जो मुझे इसमें मैं अपना एक व्यू रखता हूँ, ये म्यांमार और सारी बातें, लेकिन असल बात ये है कि ये एक चीज़ जो बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही तो खास जगह पे रोक लें इसको, रोक लेते कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल हो गए इसको, और ये उससे भी बहुत पुराना इशू चल रहा है, लेकिन ये दोबारा जो खड़ा हुआ है तो उसको वहाँ पर आप कहते हैं कि यार वो बंदे चेंज करो, 3-4 करो, बैठ के आपस में करते गए, इसी दौरान वो बांग्लादेश में चेंज आ गया। अब बात ये सारी कि इस पूरी पिक्चर में मैं तो यही समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकली इसका रिजॉल्व उस वक्त करना चाहिए था जब हसीना वाजिद वहाँ थी, तो हसीना वाजिद के वक्त में वो भी कुछ, ये कैसे होता रहा, ये पकता रही, तो इशू हसीना वाजिद के वक्त में ही शुरू हो गया था, वो भी चले गई, वो भी मिसरीड उन्होंने किया, वो भी, अब एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये रीजन इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपसे कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, अब देखिए ना पड़ोसी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ईरान जो है, ईरान कितना बड़ा बफर है पाकिस्तान और इराक के दरमियान। अब ईरान के बॉर्डर्स देखें जरा, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के लिए यही एक बहुत बड़ा, अब ये पाकिस्तान बफर है इंडिया के लिए। आप सोचिए पाकिस्तान का बॉर्डर अगर ईरान के बॉर्डर उस तरफ इराक के साथ होता तो कितना बड़ा टर्मोइल होता, और आप तसव्वुर करें कि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ होता तो क्या सूरत हाल होती। तो मैं जैसे भी कह रहा हूँ कि बाज़ मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखना, क्योंकि वो आपकी तरफ आपका शौक एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पाकिस्तान एक जो ईरान पाकिस्तान का बहुत शौक उधर मिडल ईस्ट से एब्जॉर्ब कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बड़ा जो इधर से सारा सिलसिला है वो पाकिस्तान एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इंडिया तो शौक को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना, अभी तक कोई इशू ऐसे नहीं खड़े हुए ना चारों तरफ से कि कोई, अब ये पहला खड़ा हुआ है, मेरी मेमोरी में नहीं है सच। कश्मीर के अंदर एक आज़ादी की जो ऊपर नीचे वो चल रहा है मामला, वो चलता रहेगा, लेकिन ये जो मणिपुर की अलहदगी पसंदी, ये तो अभी उठ गई है ना तहरीकें,
और इनको बाहर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, कंप्लीट सपोर्ट हासिल है, क्योंकि इसमें ज्यूज भी हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है ना। मुसलमान इस पूरे खेल में मुसलमान कहीं नहीं है वहां पे, ये जो उस इलाके में हो रहा है, और दोनों जो हैं वो एक तरफ हैं। और अच्छा, अब तो यहाँ पर क्या जरूरी देखा, हम तो राय दे सकते, यहाँ पर जरूरी है कि आपकी बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो, वो बांग्लादेश की शिकायत कर दी जाती, ये पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता, बाज पॉलिसी हमें अपनी भी क्रिटिक होते हैं कि यार ये कैसे कर दी है, ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अब दुनिया के हालात हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेजर डिसीजंस पे, यानी उनको ख़राब नहीं हमने किए, डिसीजंस ख़राब नहीं हम ले रहे, लेकिन असरअंदाज हालात, वाक़यात असरअंदाज होने शुरू हो गए। फॉरेन पॉलिसी में वो कहते हैं ना, अब हम दूर हैं, हम दुनिया के उस ब्लॉक के साथ हैं जो ये कह रहा है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, और इसराइल का कत्लेआम इस हफ्ते हो सकता है वारंट निकला है इसका, नेतन्याहू का, ये भी खतराते हैं कि वो जाए वह तकरीर करने और पीछे वारंट इशू, ICC का इशू हो जाए। तो जैसे अजीत डोवल नहीं गए तो वो पता नहीं जाता नहीं जाता, लेकिन अजीब था, पिछले साल वो कह रहा था ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है ना, ये अभी बहुत जल्द हम बाकी मुल्क भी इसमें आ रहे हैं, और ये भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे ऊपर। थोड़े दिनों के बाद वो 7 अक्टूबर हो गया। तो मसला ये है कि ये जो है अब इसको उस जंग को ख़त्म करवाना है। ज़ेलेंस्की साहब का रोना धोना वहाँ पे होगा, मुझे असला दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, वो वहाँ सूरत हाल बनेगी। और ये बड़ा अच्छा होता कि ये जो मुल्कों की जो तलखी जो आपके साथ हैं वो तो हैं, लेकिन जो आपके साथ नहीं है ना, अक़वाम मुत्तहिदा वो एक फोरम होता है जहाँ पर आप थोड़ी सी चिड़ करके आपस में मामलात को, अब जनाब वो मुझे बड़ी हैरत है इस बात में कि ये मुलाकात अगर हो जाती है, होती है अभी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उधर पहुँच रहे हैं, तो देखना ये है कि क्या डॉक्टर यूनुस के साथ, क्योंकि वो फिर उधर का पूरा जो सिनेरियो है ना, जो साउथ ईस्ट एशिया का है, वो चेंज होने जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, रिलीजन, ये तमाम जितने इश्यूज हैं, यूक्रेन रशिया के पीछे भी रिलीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, यूरोप के अंदर भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसराइल में तो बहुत ही कर रहा है, वो तो मतलब है कि उनके लिए तो अर्द मुकद्दस और ये सारा, ठीक है ना, मुकद्दस जगह और सारी उनके लिए तो एक इंच, और वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो इशू ये है सारा कि इसमें अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन इसराइल मणिपुर कनेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाले दिनों के अंदर आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये डबल एज नहीं हो जाता कि एक तरफ मुसलमान बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने गलत पॉलिसी अपनाई, उधर ईरान की तरफ से आ रहा है, उधर से बाकी, ये लेबनान है, ज़हन में रखिएगा, ये हिजबुल्लाह नहीं, ये लेबनान है, एक मुल्क है, रशिया चाइना भी सब इसमें एंटर होना, ये हुतीज़ हैं, तो आप अलग, लेकिन बहरहाल फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो खारजा खत्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदरूनी टर्म जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्राइसिस है, अब उस पर असरअंदाज हो रही है। तो बेहतर है कि रौला रप्पा अंदर का ख़त्म करें, 7 से 8 वाली खबरें जो हैं, और जो दुनिया में हालात हैं उसको ज़रा देखें कि कैसे भाई हमने आगे निकलना है।